वह सुबह सागर के लिए एक भयानक संकट लेकर आई थी। घर का माहौल हमेशा की तरह शांत और खुशनुमा था। सागर अपनी किराने की दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी पत्नी वैशाली रसोई में नाश्ता बना रही थी। दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक देने वाले मेहमान उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान ला देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 35 साल का सागर हर रोज सुबह 7 बजे अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर पहुंच जाता और रात के 9 बजे तक मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करता। सागर ने दुकान जाने के लिए घर का दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, एक टैक्सी सामने आकर रुकी। उसमें से उसकी दोनों बहनें ज्योति और कविता उतरी। इतने महीनों बाद दोनों को साथ देखकर सागर की आंखों में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह दौड़कर उनके पास गया। बड़ी बहन ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन उसकी मुस्कान में वो पुराना मददगारपन नहीं था। खुशी से झूमते हुए सागर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अंदर आ जाओ, आज मेरा दिन बन गया। और उनके बैग उठाकर उन्हें घर के अंदर ले गया। उसकी आवाज आंगन में गूंज उठी, वैशाली, ओ वैशाली, देखो कौन आया है। ज्योति और कविता आई हैं। वैशाली हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई और अपने भाई बहनों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर उन दोनों का प्यार से अभिवादन किया। कविता ने संक्षेप में उत्तर दिया, हम सब ठीक हैं, लेकिन उनकी आवाज में औपचारिकता थी। सागर ने तुरंत दुकान जाने का इरादा बदल दिया और वैशाली से कहा कि वह दोपहर को दुकान जाएगा और अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा खाने का बनाए। पर उससे पहले चाय बनाकर बाजार से गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लाने चला गया। उसकी मां शांताबाई आवाज सुनकर अपने कमरे से व्हील चेयर पर बाहर आईं। अपनी दोनों बेटियों को साथ देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में एक नई रोशनी आ गई और उन्होंने दोनों को गले लगा लिया और महीनों बाद याद करने के लिए शिकायत भी की। वैशाली तुरंत पानी लेकर आई और उनकी मान मनोवल में जुट गई। घर में उत्सव का माहौल बन गया। सागर बाजार से नाश्ता लेकर लौटा और सब आंगन में बैठकर बातें करने लगे। सागर अपनी बहनों के साथ हंस हंस कर पुरानी यादें ताजा कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दोनों बहनें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और एक अनकहा बोझ था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार पूछता था कि सब ठीक तो है, लेकिन हर बार यह सोचकर चुप रह जाता था कि शायद सफर की थकान होगी। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बड़ी बहन ज्योति ने गहरी सांस लेकर कविता की तरफ देखा और फिर सागर की आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, भैया, आज हम यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। उसकी आवाज में गंभीरता ऐसी थी कि सागर का दिल दहल गया। उसके पूछने पर कि क्या बात है, ज्योति ने कविता की सहमति लेकर कहा, भैया, पापा के बनाए घर और दुकान पर हमारा भी हक है और कानून हमें हक देता है। हमें अपना हिस्सा चाहिए। यह वाक्य घर की शांति पर बम की तरह गिरा और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अविश्वास और सदमे से सागर ने कांपते हुए पूछा, क्या कह रही हो? कविता आगे आई और गर्म आवाज में बोली, भैया, हम साफ साफ कह रहे हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार है और यह घर और दुकान जिस पर तुम अकेले मालिक हो, पिताजी ने ही बनवाई थी। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा कि यह दुकान उसके बच्चों का निवाला है और घर उनका निवास है, वे कहां जाएंगे? तभी मां शांता की तेज आवाज ने घर को हिला दिया, तुम्हें क्या हिस्सा चाहिए? क्या तुम दोनों भूल गई हो कि तुम्हारे भाई की वजह से इस घर और दुकान को किसने बचाया था? शांता की आवाज और भी तेज हो गई। उन्होंने बेटियों को याद दिलाया कि जब उनके पिता नहीं रहे, तब सिर्फ 18 साल के सागर ने अपनी पढ़ाई और सपना छोड़कर अपनी जवानी दुकान वाली गली में बिता दी ताकि दोनों पढ़ सकें और उनकी शादी में कोई कमी न रहे। उन्होंने दुख से कहा कि तुम्हारी शादी इसी की मेहनत से संभव हुई थी। इसने कर्ज लिया ताकि तुम अपने ससुराल में सुखी रह सको और आज तुम उसी भाई के घर और दुकान में हिस्सा मांगने आई हो। वैशाली ने उन्हें सहारा दिया और आंगन में भयानक सन्नाटा पसर गया। सागर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां के इन भावुक शब्दों का बेटियों पर कोई असर नहीं हुआ। ज्योति ने बेशर्मी से जवाब दिया, मां, भाइयों ने जो किया वो उनका फर्ज था। हम यहां भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना कानूनी हक का मांग रहे हैं। यह सुनकर सागर अंदर ही अंदर टूट गया। उसे लगा
जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। जिन बहनों के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, आज वे ही उसे बेघर करने पर आमादा थीं। तभी ज्योति का फोन बजा और वह आंगन के कोने में अपने पति से बात करने चली गई। हाँ, मैंने उसे बता दिया है, वह अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। वह वापस आकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कठोरता के अलावा कोई भाव नहीं था। शांता ने फिर कोशिश की कि वे अपने भाई की मेहनत और मदद को याद करें, पर दोनों बहनों ने एक न सुनी। वे ज़मीर और सारी शर्म भूलकर सिर्फ पैसे की जरूरत बता रही थीं। ज्योति ने कहा, भैया कुछ नहीं होगा क्योंकि वे भावुक हो गए थे। हमें पैसों की जरूरत है। इस घर को और दुकान को बेच दो, जो भी पैसा मिलेगा हम बराबर बांट लेंगे। सागर ने अविश्वास से पूछा, बेच देंगे? मेरे पिताजी का निशान बेच दो, मेरी माँ, मेरी पत्नी और बच्चों को बेघर कर दो? कविता ने साफ कहा, अगर नहीं बेचना चाहते हो तो हमारे हिस्से के इतने पैसे दे दो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते में फैसला नहीं किया तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर सागर के कान खड़े हो गए। उसके अपने ही खून के रिश्ते, उसकी सगी बहनें उसे कोर्ट में घसीटने वाली थीं। दोनों बहनें अलविदा कहकर चली गईं और सागर वहीं जमीन पर बैठ गया। शांता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाई, हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मैंने भी ऐसी बेटियों को जन्म दिया है जो नागिन थीं। घर में एक अजीब सा मातम पसर गया था। एक हफ्ते बाद दोपहर में डाकिया आया और सरकारी लिफाफा देकर गया जो बर्बादी का खत था। सागर ने उसे खोला। अंदर एक सीलबंद अदालती दस्तावेज था जिसमें उसकी बहनों ने जायदाद में हिस्से के लिए उस पर मुकदमा दायर कर रखा था। कागज के टुकड़े उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़े और सागर भी पीछे आंगन में एक कुर्सी पर बेजान होकर गिर पड़ा। उसे एक धुंधली सी याद आई कि कई साल पहले जब ज्योति एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी और डॉक्टर ने तुरंत ओ नेगेटिव रक्त की जरूरत बताई थी, जो सागर का भी था। अस्पताल पहुंचते ही उसने एक पल भी नहीं सोचा और कुछ ही देर में वही रक्त उसकी नसों से निकलकर उसकी बहन की धमनियों में जा रहा था, उसे एक नया जीवन दे रहा था। वही बहन जिसकी रगों में उसका दिया खून बह रहा था, आज वही खून चूसने उतरी थी। बस इन पत्थरों, ईंटों और कागज के टुकड़ों के लिए। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बहन की जान इसी दिन के लिए क्यों बचाई थी। सागर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा और वह जमीन पर बैठा सिसक रहा था। तभी वैशाली आगे आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस था। उसने सागर का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। उसने जमीन पर पड़े दस्तावेज उठाए और कहा, उन्होंने कानून का रास्ता चुना है तो हम भी कानून की राह पर लड़ेंगे। न्याय जरूर होगा। सागर कटघरे में एक अपराधी की तरह खड़ा था। उसकी दोनों बहनें ज्योति और कविता सामने खड़ी थीं। उनके चेहरों पर बस अपना हक पाने का दृढ़ संकल्प था। जज साहब ने सागर से सीधा सवाल पूछा कि वह उन्हें उनका हक देने से क्यों इनकार कर रहे हैं। सागर ने आंखों में आंसू लिए कहा कि वह सिर्फ 16 साल का था। जब उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और दुकान पर नहीं जा सकते थे, तब उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि उसकी बहनें कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसने अपनी शादियों में अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च किया, कर्ज लिया ताकि उनकी शादी में कोई कमी न रहे। उसने कहा, आज तक मैंने अपनी खुशियों का त्याग किया है, अब क्या मैं अपने परिवार को सारी खुशियों से वंचित कर दूंगा? विरोधी वकील ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उसने वही किया जो हर बेटा करता है। सागर के वकील ने जवाब दिया कि कर्तव्य दोनों तरफ है और मेरे मुवक्किल ने अपनी बहनों की शादियों पर लाखों रुपए खर्च किए, जबकि वे आज पुणे के पौष इलाके में रहती हैं। लेकिन इन सबका ज्योति और कविता पर कोई असर नहीं पड़ा। ज्योति ने ठंडे स्वर में कहा, हम तो बस वही मांग रहे हैं जो कानून हमें देता है। ये सुनकर सागर का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में अब तूफान बह रहा था। उसने जोर से चीखते हुए कहा कि जब मेरी बड़ी बहन के पति का व्यापार चौपट हो गया और उन पर लाखों का कर्ज हो गया, तब उसने इस घर पर लोन लिया था जिसकी वह आज भी भर रहा है। उसने कविता पर उंगली दिखाते हुए कहा कि जब तुम्हारा बेटा गंभीर रूप से बीमार हुआ और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, तब मेरी पत्नी वैशाली अपनी शादी के सारे गहने मेरे सामने ले आई। उसने कहा था कि बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैंने उस गहने को रखकर तुम्हारी मदद की। जज साहब, मैं आज तक उस गहने को नहीं छुड़ा पाया। आज भी वह सुनार की दुकान में पड़ा है। मेरी पत्नी के हाथ में कांच की चूड़ियां हैं और मेरी दोनों बहनों के हाथों में सोने के कंगन हैं। सागर अंदर से टूटकर घुटनों के बल बैठ गया।
और फूट फूट कर रोने लगा। जज साहब ने दोनों बहनों की आंखें शर्म से झुक गईं देखकर पूछा कि क्या यह सब सच है। कविता ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। घर लौटकर सागर अपने कमरे में चला गया और रोने लगा। तभी 8 साल की मिहिर और 6 साल की साक्षी अपने नन्हे हाथों में मिट्टी के लाल रंग के गुल्लक लेकर आईं। मिहिर ने मासूमियत से पूछा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? साक्षी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पापा वो दोनों बुआएं आपको पैसों के लिए परेशान कर रही हैं ना? मिहिर ने अपनी और साक्षी की गुल्लकें आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, हमारी दोनों गुल्लकें ले लीजिए। ये सारे पैसे मौसियों को दे दीजिए और उनसे कह दीजिए कि अब आपको परेशान न करें, पर रोना मत। सागर ने दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुनवाई की तारीख आई। तभी अदालत का दरवाजा खुला और शांता व्हील चेयर पर अंदर आई। विरोधी वकील ने इसे भावनात्मक ब्लैकमेलिंग बताया, लेकिन शांता ने मजबूत आवाज में कहा, मैं यहां अपने बेटे की पैरवी करने नहीं आई हूं, मैं यहां कोर्ट के सामने पूरा सच पेश करने आई हूं। अगर मेरी बेटियों को मेरे पति की संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो उन्हें पहले मेरे बेटे, जो इस घर का मालिक है, पर ले गए कर्ज में से हिस्सा लेना होगा। क्या तुम मेरी बीमारी पर हुए उस खर्च में हिस्सा लोगी? उन्होंने जज से पूछा, क्या अधिकार सिर्फ एक तरफा होता है? जब जिम्मेदारियों का समय आया तो भाई का ही फर्ज था, और जब संपत्ति की बात आई तो उसे कानून याद आ गया। जज ने दोनों बहनों को फटकार लगाई कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्हें अपना अधिकार तो याद रहा पर अपना कर्तव्य भूल गईं। उस दिन मामला फिर स्थगित कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया, लेकिन सागर की कलाई सूनी थी। उसने वैशाली से कहा, अब हमारे बीच भाई बहन वाला रिश्ता कहां रहा? सारा प्यार, सारा रिश्ता उस कटघरे में तहस नहस हो गया। अब वे मेरी बहनें नहीं रहीं। अगली सुनवाई के दिन सागर ने जज से कहा, मैं अब यह केस नहीं लड़ना चाहता। मैं अपनी बहनों को उनका बराबर का हिस्सा देने को तैयार हूं। मैं घर और दुकान बेच दूंगा। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और पूरी अदालत को संबोधित किया। मैंने इस पूरे केस का गहराई से अध्ययन किया है और मेरे हिसाब से आपकी बहनों का इस संपत्ति पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सागर को टूटे हुए देखा और कहा, मिस्टर सागर अपनी बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं। कोर्ट इसे मंजूर करता है, लेकिन एक शर्त पर। जज साहब ने सीधे ज्योति और कविता पर अपनी नजरें गड़ा दी और कहा कि बंटवारा सबके सामने होगा। मेरी शर्त है कि जिस दिन संपत्ति का बंटवारा हो उस दिन तुम दोनों अपने अपने ससुराल से कम 10-10 लोगों को लेकर आना। तुम्हारी मामी को भी अपने पतियों के साथ आना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम दोनों को अपने बच्चों को भी साथ लाना होगा ताकि वे भी अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी मां कैसे अपने मामा से अपना हक वसूलती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अगर तुम दोनों इस शर्त पर राजी हो तो मैं आज ही आदेश दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो यह मुकदमा यहीं खारिज। ये ब्रह्मास्त्र सुनकर दोनों बहनें झट से उठ खड़ी हुईं। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे समझ गईं कि अगर उनके ससुराल वालों को पता चला तो कल वे चाचा भी अपने मायके का हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। दोनों ने तुरंत फोन पर अपने पतियों से कहा, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए और मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। 15 दिन बाद अगली सुनवाई के दिन जज ने उनसे पूछा, शर्त मान ली है? उनके वकील आगे आए और बोले, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। ज्योति आगे आई। उनकी आवाज कांप रही थी और आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने कहा, जाट साहब, हम अपनी गलती मानते हैं। हमें अपने लालच में परिवार का दिल तोड़ दिया। हमें बस अपने भाई को वापस चाहिए। कविता ने भी रोते हुए माफी मांगी। सागर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बाहर आया और अपनी बहनों की तरफ देखते हुए बोला, ज्योति, कविता, तुम मेरी बहन हो। मैं तुमसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रख सकता। मुझे बस अपना परिवार वापस चाहिए। शांता ने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब मेरी सच्ची दौलत हो। जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केस यहीं खत्म होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एक परिवार को उसकी असली दौलत, प्यार और विश्वास वापस मिल गया। सागर, ज्योति, कविता, वैशाली और शांता एक दूसरे को गले लगाकर कोर्ट से बाहर आए। घर लौटकर सागर के आंगन में फिर से हंसी गूंज उठी। सागर ने जेब से पुरानी राखी निकाली और ज्योति से पूछा, क्या आज फिर बांधोगी? ज्योति ने रोते हुए सागर की कलाई पर राखी बांधी और कविता ने भी बांधी। उस पल सागर के आंगन में टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया। उस रात पुणे के उस छोटे से घर में एक परिवार फिर से जुड़ गया। दौलत के लालच में टूटे रिश्ते प्यार के धागों से फिर से जुड़ गए। जाट साहब का फैसला आपको सही लगा।
अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।